नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर से बोल रही हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसका टॉपिक है उपकल्पना, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे उपकल्पना का अर्थ, परिभाषा, उपकल्पना की विशेषताएं और उपकल्पना के कौन कौन से स्रोत देखने को मिलते हैं। उपकल्पना क्या है? साधारण तौर पर अगर हम ये कहें तो किसी भी विषय के बारे में हमारा जो सामान्य ज्ञान है या हम जिस विषय के बारे में अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर साहित्य के माध्यम से, हम सिद्धांतों के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर हम एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं। इसी पूर्वानुमान को उपकल्पना के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। उपकल्पना सिद्धांत और अनुसंधान के बीच का एक आवश्यक कड़ी है, जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है। उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान को निर्देशित, नियंत्रित और संचालित करती है। इस सेंटेंस से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि सिद्धांत और अनुसंधान के बीच उपकल्पना एक कड़ी का कार्य करती है। कोई भी अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने से पूर्व उस विषय के संदर्भ में कुछ न कुछ उपकल्पना लेकर चलता है। यह उपकल्पना सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, लेकिन सत्य होती है तो भी ये हमारे अनुसंधान के लिए उपयोगी है, और अगर असत्य साबित होती है तो भी यह हमारे अनुसंधान के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप ये कहेंगे कि असत्य होती है तो हमारे अनुसंधान में किस प्रकार उपयोगी होगी? इसका सीधा अर्थ यह है कि हम जिस विषय के बारे में जो सोचते हैं, हमारा सोच गलत है। हमें अपनी सोच में परिवर्तन कर लेना चाहिए। जिससे व्यक्ति अपनी सोच में परिवर्तन कर लेता है और उसके मन में जो उस विषय से संबंधित विचार था, उसे वह चेंज करके या परिवर्तित करके अन्य अनुसंधान से उस विषय के बारे में और नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए लाहित रहता है। उपकल्पना को ऐसा माना जाता है कि अनुसंधान को निर्देशित करना, नियंत्रित करना, संचालित करना। निर्देशित यानी रास्ता दिखाना। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के लिए समय समय पर सही दिशा की ओर चलना, अनुसंधानकर्ता इधर उधर नहीं भटके, जिस विषय से संबंधित उसे जो जानकारी प्राप्त करनी है, वह जानकारी उसे प्राप्त होती रहे, वह इधर उधर के तथ्य को एकत्रित ना करे, इसके लिए उपकल्पना अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। नियंत्रित जैसा कि अभी मैंने बोला कि यह अनुसंधानकर्ता को
नियंत्रित करने का कार्य करती है कि अनुसंधानकर्ता व्यर्थ के तथ्यों को एकत्रित ना करे, वरन हमारे अध्ययन के लिए जो आवश्यक तथ्य हैं उन्हें ही वह एकत्रित करे, जिससे अनुसंधानकर्ता की समय की, धन की, श्रम की, तीनों की बचत होती है और अध्ययन में गहनता, पूर्णता और हम कहें वास्तविकता, प्रयोग शुद्धता देखने को मिलती है। शाब्दिक दृष्टि से अगर हम कहें कि वैज्ञानिक अध्ययन में चाहे वे सर्वेक्षण हो या अनुसंधान, उपकल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपकल्पना अंग्रेजी के शब्द हाइपोथेसिस का हिंदी अनुवाद है, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हाइपो का अर्थ होता है ब्लो अर्थात नीचे, और थीसिस का अर्थ होता है विचार या सिद्धांत। हाइपोथेसिस का पूर्ण अर्थ हुआ ब्लो, थ्योरी या सिद्धांत से नीचे, यानी जब सिद्धांत की प्रारंभिक अवस्था जिसे हम कहते हैं, उस प्रारंभिक अवस्था को ही हम सिद्धांत या उपकल्पना का नाम देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपकल्पना का शाब्दिक अर्थ एक ऐसा विचार या एक ऐसा सिद्धांत जो अनुसंधानकर्ता अध्ययन के लक्ष्य के रूप में रखता है तथा उसकी जांच करता है। अध्ययन के निष्कर्ष में उपकल्पना को सिद्ध होने पर यह एक सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाती है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, जिसमें हम कह सकते हैं गूढ़े तथा हार्ड। उपकल्पना को निम्न शब्दों में परिभाषित करते हैं। आपकी मान्यता है कि उपकल्पना एक ऐसी प्रस्थापना है जिसके सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है, यानी उसकी हमको सत्यता की जांच करनी पड़ेगी, तभी वह उपकल्पना सिद्धांत का रूप धारण करती है। पीएच मान इसे निम्न शब्दों में परिभाषित करते हैं। उपकल्पना एक अस्थायी अनुमान है। आपका मानना है कि यह एक अनुमान है। उस अनुमान के आधार पर हम अनुसंधान करने का कार्य करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। आपने इसे एक अस्थायी अनुमान माना है। इस अस्थायी अनुमान की सत्यता की परीक्षा अध्ययन क्षेत्र में जाकर की जाती है। थैंक यू बच्चों।